हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन जो हमने देखा था सिलेबस में, ये कंपोजिट फंक्शन है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। सेट रिलेशन और फंक्शन उसी से रिलेट करता हुआ चैप्टर है। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन ये आपका सेट रिलेशन और फंक्शन उससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है। अब कंपोजिट फंक्शन में सबसे जो पहले इसमें एक वर्ड आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन के बारे में हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्रीवियस जो हमने क्लास 11 थी, उस 11th क्लास में जो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था हम उसके बारे में देखेंगे कि 11th क्लास में जो फंक्शन पढ़ा था उसकी बेसिक जो भी कंसेप्ट हैं वो यहाँ यूज़ होने वाले हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के बारे में यहाँ देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। विशेष प्रकार का संबंध है। तो अब एक वर्ड यहाँ नया आ गया, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, एक रूल है। रिलेशन क्या है, एक रूल है, एक नियम है। कैसा नियम है? रिलेशन एक ऐसा रूल है, एक कंडीशन है जो पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ता है। ये हमने दो सेट ले लिए, ए एक सेट है, बी एक सेट है। सेट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, सेट के बारे में बहुत आपने वाइड पढ़ा है। अब सेट में पहला सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपका बी है। अब ए सेट में ए बी सी एलिमेंट है, बी सेट में पी क्यू आर एलिमेंट। तो कोई रूल जो इनको एसोसिएट करे, जो इनको जोड़े। मान लो ए है उसका क्यू से रिलेशन है, बी है उसका पी से रिलेशन है, सी है उसका आर से रिलेशन है। तो ये एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं। अब उसी के आगे हमने पढ़ा स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन एक रूल हुआ, तो फंक्शन भी क्या होगा, एक रूल होगा। फंक्शन भी क्या होगा, एक रूल होगा। तो कैसा रूल है? क्योंकि इसमें हमने मेंशन कर दिया कि रिलेशन होता है वो स्पेशल टाइप का, जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो स्पेशल टाइप में इसमें क्या आता है ऐसा कि जिसे हम इससे क्या बोलते हैं, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मेंशन होती हैं। पहली चीज़, पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट, पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा। यानी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, के साथ एसोसिएट करेगा या जुड़ेगा। ये पहली कंडीशन है फंक्शन के लिए। जो स्पेशल टाइप है इसमें जो पहली कंडीशन है कि ये आपका स्पेशल टाइप का रिलेशन कैसे है कि इसमें हर एलिमेंट जुड़ना चाहिए। रिलेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सेट का कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे सेट के साथ, जो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ ना जुड़ा हो। अब यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन है कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट इज एसोसिएट विद एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। समझ आ गई कि सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब जो एलिमेंट जुड़ रहा है, यानी हर एलिमेंट जो जुड़ रहा है प्रत्येक एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट, पहले सेट की अगर बात करें तो पहले सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट जुड़ तो रहा है, लेकिन वो किससे जुड़ रहा है, दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से। दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से। यूनिक का मतलब यहाँ से कोई एक एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन है, इसमें डिफरेंस क्या है।
ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है, ये स्पेशल कंडीशन है फंक्शन की। जब किसी रिलेशन में ये दो चीज़ें मेंशन हो जाती हैं तो वो रिलेशन ही आपका क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो रिलेशन और फंक्शन के लिए हम देखते हैं रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है और फंक्शन कैसे कैसे हो सकता है। मान लो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, इसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, इसके पास ए बी सी एलिमेंट है। इसमें हमने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया। आर क्या है, यहाँ पे एक रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग मान लो हमने कह दिया कि 1 एलिमेंट ए के साथ जुड़ा है, 2 एलिमेंट सी के साथ जुड़ा है, 3 एलिमेंट किसी से नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये आपका रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये आपका रिलेशन है। अब फंक्शन अगर बनता तो फंक्शन में पहली कंडीशन तो यही थी 1 2 3 ए बी सी। 1 ए से जुड़ गया मान लो, 2 सी से जुड़ गया, तो 3 को भी किसी ना किसी से जुड़ना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो यही है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। पहले एलिमेंट के सारे पहले सेट के सारे एलिमेंट है वो जुड़ने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो एलिमेंट ऐसे खाली बैठे, जैसे रिलेशन में ये 3 एलिमेंट खाली बैठा, 3 एलिमेंट किसी से नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ओनली रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। हमने इसमें मेंशन कर दिया। अब ये एलिमेंट क्या, ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ सकती है, दूसरा ये भी हो सकता है 1 2 3 ए बी सी, ये ए ये बी। इसमें हमने एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया। 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 आपका बी से 2 आपका सी से भी जुड़ा है। अब इसमें क्या हो रही है, दूसरी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। कैसे, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, पहली कंडीशन तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो ही रही है, तो ये फंक्शन है ही नहीं। मान लो 3 भी जुड़ा होता, 3 आपका बी से जुड़ा है, तो ये आपका देखने में क्या लग रहा है रिलेशन, ये देखने में फंक्शन लगेगा आपको। कैसे, ये जो 2 है, अब इसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़े हैं, 1 की इमेज भी है, 2 का भी जुड़ा हुआ है, 3 भी आपका जुड़ा हुआ है, जुड़े तीनों एलिमेंट हुए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट 2 था वो 2 एलिमेंट से जुड़ गया। 2 का रिलेशन बी के साथ भी है, हम इसको लिखते हैं 2 का रिलेशन बी के साथ भी है और 2 का रिलेशन सी के साथ भी है। तो ये जो एलिमेंट 2 है ये 2 एलिमेंट से एसोसिएट कर गया, 2 एलिमेंट से जुड़ गया। इसका मतलब ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो कैसे होता, ये 1 2 3 ये ए बी सी, ये 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 भी आपका बी के साथ जुड़ गया मान लो। अब ये फंक्शन है, क्यों, आपने पहले सेट पे ध्यान देना है। पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो सारे एलिमेंट जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही एलिमेंट से जुड़ा है। हम इसको F से डिनोट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि F1 कितना है A, F2 कितना है B, F3 भी कितना है B। हाँ, दूसरे सेट के सेम एलिमेंट से कोई भी 2 एलिमेंट जुड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ फर्स्ट सेट से प्रॉब्लम है। फर्स्ट सेट में क्या क्या देखना है आपने, कि पहले तो सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट जुड़ने के बाद हर एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से, एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। यानी जैसे यहाँ 2 था वो B से भी जुड़ रहा था, C से भी जुड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज भी यूनिक है, हर एलिमेंट जुड़ भी एक एलिमेंट से रहा है, और आपका पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़े भी हैं, यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो एक फंक्शन हो गया। पहले सेट में भी ऐसे ही था, समझ आ गई। तो ये आपका रिलेशन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस होता है। इसी तरह से आपने इसको चेक करना है। अब जो हमारे पास इसके बाद जो मेन बात आती है वो आती है डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, रिलेशन की बात करें, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन में क्या होगा, पहले सेट के वो एलिमेंट, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो अपना क्या है रिलेशन बना रहे हैं, जो
दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं या रिलेशन बना रहे हैं, वो तो आएंगे इसके डोमेन में। समझ आ गई। और सेकंड सेट होगा जो, जब भी हम बात करते हैं रिलेशन और फंक्शन की तो हमेशा दो सेट्स की बात करते हैं। तो पहला जो सेट होगा उसके जो जो एलिमेंट जुड़े होंगे वो तो आएंगे डोमेन में, ये तो होगा इसका डोमेन। और अगर हम बात करें सेकंड सेट की, तो सेकंड सेट चाहे वो फंक्शन है चाहे वो रिलेशन है, हमेशा कोडोमेन का काम करता है, क्योंकि सेकंड सेट के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो सेकंड सेट रिलेशन में भी वही रहता है, फंक्शन में भी वही, यानी इसको हमने नाम देते हैं कोडोमेन का। फिर आपके पास क्या आता है, फिर आती है रेंज। रेंज में भी आपने वही ध्यान रखना है। रेंज क्या होते हैं, अब सेकंड सेट को देखना है, सेकंड सेट के जो जो एलिमेंट जुड़े, के जो जो एलिमेंट जुड़े हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपकी रेंज में आते हैं। समझ आ गई। अब फंक्शन में बात करें तो फंक्शन में हम क्या कहते हैं, अब अगर हम इसकी बात करें रिलेशन की, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन कौन सा सेट हो गया, डोमेन तो हो गया 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ही रिलेशन बना रहे हैं, 3 आपका रिलेशन नहीं बना रहा। और इसकी बात करें तो इसका जो डोमेन होगा फंक्शन का तो 1 2 3। अब फंक्शन में तो हमने एक कंडीशन रख दी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को ही जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो फंक्शन है उसका पहला सेट हमेशा किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, प्रांत का काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, प्रांत का काम करेगा। और दूसरा सेट हमने देखा, ये दूसरा सेट चाहे वो फंक्शन में है चाहे वो रिलेशन में है, वो हमेशा कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत, सहप्रांत का काम करता है। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज वही, जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं पहले सेट से, पहले सेट के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके रेंज में आएंगे, वो आपका रेंज का सेट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसका डोमेन क्या है जी, इसका डोमेन है, ये रिलेशन है, तो रिलेशन में जो जो एलिमेंट जुड़े हैं वो क्या करेंगे, डोमेन का काम करेंगे। यहाँ डोमेन की अगर बात करें प्रांत की, तो प्रांत में पहला सेट होता है वो हमेशा डोमेन का काम करता है, फंक्शन में तो हमने लिख दिया पहला सेट डोमेन है। अब अगर इसमें बात करें हम, इसमें अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमेशा सेट कौन सा रहेगा, बी। उधर भी कोडोमेन हमेशा कौन सा सेट रहेगा, बी। कोडोमेन के बाद रेंज की बात आई इधर, तो रेंज इस पहले जो रिलेशन की रेंज है वो क्या है, ए एंड सी, दो एलिमेंट हैं जो रेंज के एलिमेंट हैं। और इधर अगर बात करें रेंज की, तो यहाँ जो रेंज है, यहाँ जो आपकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, जो जो एलिमेंट जुड़े हैं वो ए बी सी। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं, ए और बी, यही थे, तो ये रेंज के सदस्य होंगे, रेंज में आएंगे। समझ आ गई। तो ये आपके पास ओवरऑल फंक्शन के बारे में बात थी कि इसमें हमें बेसिक डिफरेंस करना आना चाहिए, प्लस हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, प्लस हमें पता होना चाहिए कोडोमेन क्या होता है, प्लस हमें पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है। रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। समझ आ गई। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद। तो ये तो है बेसिक चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये डोमेन और कोडोमेन है। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, और उनके डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन के लिए हमेशा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फंक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला डोमेन और दूसरा कोडोमेन। जब फंक्शन आपको डिफ़ाइन करके देगा तो हमें वो बताएगा तो सही कि इन दो सेट्स में आपका फंक्शन डिफ़ाइन है। मान लो फंक्शन दे दिया एफ, आर से आर में डिफ़ाइन, और एफ एक्स। अब दो चीज़ें होनी चाहिए फंक्शन में, क्या क्या दिएगा वो, पहला तो वो बताएगा कि इस फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ में आपका ये फंक्शन परिभाषित है, डिफ़ाइन कौन कौन से सेट्स में है, सबसे पहले वो यही बताएगा। अब ये बताने का मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन क्या होगा, वो भी रियल नंबर है। अब अगर एफ एक्स की बात करें, अब जो तीसरी चीज़ बताएगा वो हमें डेफिनेशन के बारे में बताएगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमें बताएगा कि एफ एक्स बराबर, मान लो हमें फंक्शन दे दिया ए एक्स प्लस बी,
ये फंक्शन हमें दे दिया, इसकी डेफिनेशन क्या दे दी, ए एक्स प्लस बी, यानी जो भी एलिमेंट होगा वो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएगा, ए एक्स प्लस बी, ए और बी हमें कोई भी नंबर्स दे दिए, रियल नंबर दे दिए मान लो, इस कॉम्बिनेशन में ये हमारा फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वन लिखेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, ए एक्स वन प्लस बी, एफ एक्स टू लिखेंगे तो ये किस तरह से काम करेगा, ए एक्स टू प्लस बी, इस तरह से ये काम करेगा। अब इस फंक्शन में हम बात करें, सबसे पहले इसका डोमेन रियल नंबर हो गया, वो डोमेन भी हमें पता लग गया रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या है इस फंक्शन की, तो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज के लिए हम देखते हैं एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब इस फंक्शन की अगर रेंज देखते हैं तो रेंज का मतलब यहाँ कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर रख दो आप। मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया सी फ्रॉम कहाँ से, एक्स को हमने सी से प्लेस कर दिया, एक्स बराबर सी, और सी हमने कोई भी, क्योंकि एक्स तो आपने कहीं से कहाँ से उठाना है, रियल नंबर में से उठाना है, तो हमने सी भी रियल नंबर में से उठा दिया। तो ये जो फंक्शन बना वो क्या बना, ए सी प्लस बी। अब ये कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, ए और सी दो रियल नंबर है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक रियल नंबर आएगा और बी भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर जब जुड़ते हैं तो आंसर भी क्या मिलता है, रियल मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी क्या है, पूरे रियल नंबर्स हैं, पूरे क्या हैं, रियल नंबर है। अब इसी की जगह अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता, इसी की जगह फंक्शन ऐसा दे देता हमें, तो हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। जैसे हमें दे दिया फंक्शन एफ आर से आर में और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दे दिया हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अगर हुआ तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है तो कैसा फंक्शन है। हमें फंक्शन के बारे में क्या क्या डिफाइन करके दिया है कि ये तो इसका डोमेन है जी, प्रांत है, और ये इसका कोडोमेन है यानी सह प्रांत है, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये इसका रूल है, इस रूल से आपके एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। समझ आ गई। अब अगर बात करें इस फंक्शन की रेंज के बारे में, तो रेंज निकालनी है हमें। तो रेंज निकालने का मतलब ये हमारे पास मान लो रियल नंबर है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है तो रियल नंबर में तीन तरह के नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इधर भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इस तरह के नंबर मिलेंगे। अब फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, यानी कहने का मतलब यहाँ से कोई भी नंबर उठाओ उसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, पहले सेट के सारे एलिमेंट ही आते हैं, डोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं। डोमेन में आने का मतलब सब चीज़ों के लिए ये चीज़ डिफाइन रहेगी, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अगर हुआ तो इसका हमने रेंज और निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर चूज़ करते हो, कोई भी चूज़ कर लो आप, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर चूज़ किया, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव से ही जुड़ेगा। समझ आ गई। अब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो से ही जुड़ेगा। अब हमने देखा नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव से जुड़ता है। अब हमें इसकी रेंज पता लगी, रेंज क्या क्या आ रही है, पॉजिटिव और जीरो। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। आर पॉजिटिव का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, उसमें जीरो और इंक्लूड कर दो, तो ये आपकी क्या बनेगी, इस फंक्शन की रेंज बनेगी। तो रेंज निकालनी आपको आनी चाहिए फंक्शंस की। एक और फंक्शन हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब कई बार सीधा फंक्शन लिख के दे देता है तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। कैसे, अब हमें दे दिया कि आपका फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, कैसा इसका डोमेन बनेगा, कैसा इसका। अब उसने कुछ नहीं बताया, हमें दे दिया कि फंक्शन रियल से रियल में और एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो हमें ये फंक्शन दिख रहा है कि इस फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन एक डेफिनेट चीज़ है, डिफाइन है। एक्स माइनस वन को अगर जीरो रख दें
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे वाला पोर्शन 0 हुआ तो वहाँ ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज़ हर नंबर के ऊपर ये डिफाइन रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब कि x है वो आपका नॉट इक्वल टू 1। x नॉट इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या हुआ कि इसके डोमेन में 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। इसके डोमेन में 1 नहीं आएगा तो हम इसके डोमेन को लिखेंगे कैसे, इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा रियल नंबर में से 1 को बाहर निकाल दो, ये इसका डोमेन बनेगा। क्योंकि फंक्शन है उसमें से आपने 1 को बाहर निकाल दिया तो आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका जो डोमेन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, रियल माइनस 1। समझ आ गई, रियल माइनस 1। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन चाहे कैसा भी सेट हो, कोडोमेन हमने मान लो रियल नंबर भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन क्या है, वो आपका सेकंड सेट होता ही। अब रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने का वही तरीका, हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, हम fx को y भी तो मानते हैं, fx बराबर y, यही होता है। फंक्शन को हमने सिंबल दे दिया y। अब हमें रेंज के बारे में, रेंज क्या होता है कि जब आप x के ऊपर वो फंक्शन, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब आपने फंक्शन को ऑपरेट किया तो जो आपको आंसर मिला वही आपकी क्या है, रेंज है। तो हमें उस आंसर को चेक करना है। हमने मान लिया कि वो आंसर y है तो y को हमने रख दिया यहाँ पे x अपॉन x माइनस 1। जब हम यहाँ रखेंगे x अपॉन x माइनस 1, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया तो कितना आया, x अपॉन x माइनस 1 बराबर y, ये बन गया y इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया माइनस y बराबर x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हम देखेंगे यहाँ पे yx माइनस x बराबर y। अब x को अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा y माइनस 1 बराबर y। तो x बराबर कितना हो गया, y अपॉन y माइनस 1। अब रेंज में कहाँ दिक्कत आ रही है कि आपने कोई ऐसा x पुट कर दिया जिसमें आंसर इस तरह से आए, तो वो आपकी रेंज, वहाँ पे रेंज कहाँ फेल होगी, सिर्फ वही काम यहाँ पे भी कि जब y माइनस 1 0 हो गया, y माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तब आपका ये चीज़ भी डिफाइन नहीं रहेगी। ये चीज़ डिफाइन नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेंज में ये चीज़ नहीं आने वाली, रेंज में नहीं आने वाली, तो इसका मतलब इसकी रेंज में क्या नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। कि अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो डिफाइन कब होगा, जब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब y नॉट इक्वल टू 1। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास डोमेन तो क्या बना था, हमें y के ऊपर कंडीशन ऑपरेट करनी कि y के किन किन वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ डिफाइन रहती है। अब ये चीज़ कहाँ डिफाइन नहीं रही, जहाँ पे y माइनस 1 क्या रहा, 0 रहा। जहाँ y माइनस 1 0 रहेगा वहाँ ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो हमने इस डोमेन को, इसका डोमेन जो था वो क्या था, r माइनस 1 था। इसका कोडोमेन था वो क्या था, वो भी r माइनस 1। इसका सॉरी कोडोमेन चाहे आप r ले लो चाहे कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारी क्या रहेगी, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दो। तो ये इस फंक्शन का रेंज, डोमेन और कोडोमेन आ गया। तो जब भी हम ये काम करेंगे, कंपोजिट फंक्शन करेंगे, दो फंक्शंस को जोड़ेंगे, तो हमारा रेंज के साथ बार बार वास्ता पड़ेगा, इसलिए हम रेंज निकालनी हमें आनी चाहिए, फंक्शंस की रेंज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं फंक्शंस के कुछ और टाइप्स देखते हैं। हमने फंक्शंस के टाइप भी देखे थे, उन टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो फंक्शंस के टाइप कौन कौन से थे। हमने दो तरह से फंक्शन के टाइप डिफाइन किए थे। पहला तो था उनकी नेचर के आधार पे। अगर नेचर की बात करें तो नेचर के आधार पे हमने कहा इसके कैसे फंक्शन को डिफाइन किया था। पहला फंक्शन हमने डिफाइन किया था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब अचर फलन। अब अचर फलन क्या होता है, अचर फलन का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया कि बार बार जब भी आप उसके साथ कोई भी x ऑपरेट करते हो उसका आंसर फिक्स आता है f(x) बराबर c। तो इस टाइप का c यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। तो ये ऐसा जो फंक्शन होगा
कि आपने x कोई भी पुट किया लेकिन आंसर आपका एक कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। दूसरा आपके पास आता था तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन कौन सा था कि आप ऑपरेट कर रहे हो x के ऊपर कोई भी फंक्शन f और आंसर वापस आपको वही मिल रहा है f(x) = x, तो ऐसा जो फलन होगा, ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन, कि आपने x के ऊपर f ऑपरेट किया, वापस आपको क्या मिला, x ही मिला। तो ऐसा जो फंक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर तीसरी चीज़ हमें इसमें ये याद रखनी है, दो फंक्शन को बराबर करना है, जो इस चैप्टर में काम आएगा। दो फंक्शन को बराबर, कि दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, इक्वल फंक्शंस। दो फंक्शन हमने मान लिया, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। दो फंक्शन है, मैं डिफाइन करके दे रखे हैं, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। ये दोनों फंक्शन बराबर कब होंगे, दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे, तो इसके लिए तीन कंडीशन आपने याद रखनी है, ये बार बार अपने काम आएगा। पहला, f का डोमेन बराबर होना चाहिए g के डोमेन के, दोनों डोमेन आपस में क्या रहने चाहिए, बराबर। f का कोडोमेन है वो g के कोडोमेन के बराबर रहना चाहिए। फिर तीसरी जो मेन चीज़ है, f की रेंज वो g की रेंज के बराबर रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ होती है तो हमारे फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, इक्वल फंक्शन है, इसको हम इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ बार बार हमारे काम आएगी कि दो फंक्शन को इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए ये तीनों कंडीशंस बराबर होनी चाहिए। दोनों फंक्शन का डोमेन, दोनों फंक्शन का प्रांत बराबर होना चाहिए, दोनों फंक्शन का कोडोमेन सह प्रांत आपस में बराबर होना चाहिए, और दोनों फंक्शन की रेंज यानी परिसर भी दोनों फंक्शंस का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन होंगी तो दोनों फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, दोनों फंक्शन आपके बराबर फंक्शन है, इक्वल फंक्शन। अब उसके बाद हमने कुछ और फंक्शंस पढ़े थे फंक्शन की एसोसिएटिविटी के बेस के ऊपर। वो फंक्शन हमने कैसे पढ़े थे वो हम देखते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम आएंगी इसलिए हम इनको रिपीट कर रहे हैं, और ये हमारी जो बुक में दे रखा है चैप्टर उसमें भी ये दे रखा है। अब ये तो था आपके पास सारा खेल इसका। अब हम बात करते हैं फंक्शन के एसोसिएटिविटी के बेस के ऊपर कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिविटी के बेस के पहले मैं आपको कुछ और ऑपरेशंस बताता हूँ कि हमने कंपोजिट फंक्शन जो शुरू करना है, उस जो कंपोजिट फंक्शन उसका क्या मोटो है। उसका मोटिव ये रहेगा कि हमने पुराना जो हमारा जो 11th क्लास का फंक्शन था उसमें हमने फंक्शन को कैसे कैसे पढ़ा था, उसमें हमने फंक्शन को कैसे कैसे ऐड किया था। हमने 4 तरह की ऑपरेशन पढ़ी है, 4 तरह से फंक्शन को जोड़ा था। कैसे, पहला हमने जो फंक्शंस के ऊपर कंपोजिशन जो डिफाइन थी वो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन को जोड़ना, दो फंक्शन को माइनस करना, और तीसरा हमने पढ़ा था दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करना, और चौथा हमने पढ़ा था दो फंक्शन को डिवाइड करना। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसमें हमने एक स्पेशल कंडीशन ये मेंशन की थी कि g(x) ≠ 0। इन सब के लिए जो डोमेन रहता है वो डोमेन क्या रहता है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। दोनों के डोमेन में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इनमें आएंगे कि f + g करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है, f - g करते हैं तो भी एक नया फंक्शन आता है, f × g करते हैं तो भी एक नया फंक्शन आता है, f/g करते हैं तो भी एक नया फंक्शन आता है। यानी ये दो फंक्शंस को जोड़ के नए फंक्शंस बनाए थे। अब जो हम कंपोजिट फंक्शन में पढ़ने वाले हैं उसमें हम एक स्पेशल टाइप की ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसको हम ओ से लिखेंगे। ओ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब, संक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो किन्हीं भी दो एलिमेंट, किन्हीं भी दो चीज़ों के ऊपर ऑपरेट होके आंसर हमें तीसरी चीज़ दे। समझ आ गई।
आपके पास क्या है कि ऑपरेशन को आपने ऑपरेट किया, दो चीज़ों के ऊपर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद आंसर आपका कोई तीसरी चीज़ आपको मिला। जैसे आपने प्लस है, प्लस भी एक ऑपरेशन है। कैसे? आपने 2 और 3 दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 एक नया एलिमेंट मिल गया, तो प्लस यहाँ पे क्या है, एक ऑपरेशन है। समझ आ गई? मल्टीप्लाई है वो भी एक ऑपरेशन है। 2 इंटू 3 किया तो हमारे पास एक आंसर 6 आया। समझ आ गई? इसी तरह से ओ भी क्या है, एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में फंक्शंस कैसे जुड़ते हैं वो हम कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हम आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज़ करो फंक्शन को, जो भी टाइप्स हैं वो रिवाइज़ करते रहो, और रिवाइज़ करने के बाद हम कंपोजिट फंक्शन को शुरू करेंगे। इसी तरह से देखते रहो। जब भी आप देखते हो तो साथ में कॉपी पेन ज़रूर रखो, साथ में अपनी बुक को भी साथ में रखो, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, और 11वीं क्लास के फंक्शन को रिवाइज़ करना। थैंक यू।